हाय दोस्तों, आज हम एक बार फिर से हाजिर है वात्स्यायन के काम सूत्र पोजीशन 64 के 21 से लेकर के 25 के बीच। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे वात्स्यायन के सूत्र 21 से और 25 के बीच। तो दोस्तों, वात्स्यायन के जो सूत्र हैं, पोजीशन के सूत्र हैं, वात्स्यायन को लोगों ने बदनाम किया है। लोगों ने कहा कि वात्स्यायन इस तरह की बातें करते हैं जो कि शास्त्र के अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों, वात्स्यायन का कहना है, यदि आपके पास धर्म का नॉलेज है, संविधान का नॉलेज है, आप बुद्धिमान हो, होशियार हो और आपके पास धन भी है, यानी आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो, आप बुद्धि से भी आज़ाद हो, आपके पास बुद्धि है, लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो कामसूत्र एक किताब है। कामसूत्र जो शास्त्र है, इससे प्रेम पैदा होता है और प्रेम पैदा किया जा सकता है। और जब प्रेम पैदा होगा तो शरीर, आत्मा, मन मिलेगा, जीवन में आनंद आएगा, जीवन अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, वात्स्यायन की ये जो किताब है, कामसूत्र की किताब है, ये बहुत मोटी किताब है, यानी इसमें 1200 श्लोक हैं और संस्कृत में लिखे गए हैं। और वात्स्यायन के श्लोकों को लोगों ने अपने सुविधानुसार गलत ढंग से पेश किया है। वात्स्यायन ने अपने किताब में कहीं भी कोई पोजीशन का चित्र नहीं बनाया है, केवल इशारा किया है और उसमें कोई स्पष्ट बात उन्होंने नहीं किया है। वात्स्यायन का मानना है कि ये कामसूत्र जो मैंने प्रयोग करके, जो मैंने रिसर्च करके ये बात बताई है, आप इसको रिसर्च करिए, जीवन में उतारिए, आप उसका फ़ायदा नुकसान आप खुद ही समझ जाएँगे, उसका लाभ। तो दोस्तों, वात्स्यायन ने केवल इशारा किया है, लोगों ने उस इशारे को किताब बना डाला है, सुविधानुसार वीडियो भी बना डाला है। तो लोगों ने वात्स्यायन के नाम को बदनाम किया है और वात्स्यायन केवल इशारा करते हैं और किसी स्त्री पुरुष का अपमान नहीं करते हैं। तो वात्स्यायन द्वारा ये लिखी गई लगभग 2000 साल पुरानी किताब है, जो कि उस समय भी काफ़ी अच्छी किताब थी और आज भी अच्छी किताब है। आज के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वात्स्यायन की इन बातों को सत्य मानते हैं और कहते हैं वात्स्यायन ने वैज्ञानिक आधार पर, तर्क के आधार पर, रिसर्च के आधार पर ये किताब लिखी है और आज भी उतनी प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले प्रासंगिक थी। तो दोस्तों, ये किताब का आज हम सूत्र जानेंगे 21 से 25 और ये श्लोक संस्कृत में हैं और इसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। एको विसत एक एक विस तृतीयम सूत्र, यानी 21वां सूत्र, एक विस तृतीयम सूत्र। संस्कृत में ये लिखा गया आली आलिंगा तया आलिंग आलिंगय आलिंगतया स्त्री या पुरुषों, ये जो है आलिंगन के, गले लगने के पोजीशन में, आलिंगन माने गले लगना, तो गले लगने के पोजीशन में स्त्री पुरुष का ये जो है संयोग होगा। और दोस्तों, ये वात्स्यायन के किताब का दूसरा अध्याय है, समप्रयोगिक अध्याय। इस अध्याय का नाम है समप्रयोगिक अध्याय और इस अध्याय में भी 200 से अधिक श्लोक हैं, लेकिन ये 64 श्लोक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। 64 श्लोकों के बारे में लोगों का जानने का रुझान ज़्यादा है, तो हम इन 64 श्लोकों को आपको बता रहे हैं क्रम से। तो आज हम 21वें पर पहुँच चुके हैं। 21वें से लेकर के 25वें तक का आज हम बताएँगे और इसमें और सारे, बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें अलग-अलग बातें की गई हैं, लेकिन इसमें केवल पोजीशन की बातें की गई हैं। वो भी स्पष्ट रूप से नहीं, इशारे से, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम होश के साथ, सजगता के साथ, विश्वास के साथ इन सब आसनों को स्त्री और पुरुष दोनों के सामंजस्य से ही आप इन आसनों को कर सकते हो। बिना किसी के सामंजस्य के, बिना एक-दूसरे के बातचीत के और किसी को कष्ट दे कर के आप इन आसनों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी समझ, सूझबूझ की ज़रूरत होगी। आसन सरल है,
लेकिन समझ-बूझ और विश्वास और धैर्य, होश ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सूत्र क्या कहता है कि आलिंगन गले लगने की स्थिति में ये पोज़ करना है। इसका अर्थ है जब स्त्री पुरुष को अपने बहुपद यानी बहु बहुपस आलिंगन में लेकर गले लग कर के, कस करके बाँध ले और पुरुष नीचे रहे और इस स्थिति में पुरुष नीचे रहे, उस तरह का जो संयोग है, ये 21 21वां संयोग है। इसमें बताया गया इस तरह का है। आगे हम इसका वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से वात्सायन का ये 21वां सूत्र रहा। अब 22वां सूत्र है द्विविष्टितम सूत्र। द्विविष्टितम यानी 2 20 और तृतीयम सूत्र यानी 22वां सूत्र उप ये सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत कहता है उपविष्टया स्त्रियः उपविष्टया स्त्रियः पुरुषो पुरुषोऽपि सम्मुख सम समुपस्थित पुरुषो समुपस्थित यानी विष्टया उपविष्टया माने स्त्री या पुरुषो यानी स्त्री पुरुष सम समुपस्थित यानी आमने सामने मुख करके अर्थ इसका है जब स्त्री बैठी हो और पुरुष भी उसके सामने बैठकर दोनों आमने सामने बैठकर संयोग करे। ऐसी स्थिति आमने सामने संयोग बैठकर करने की स्थिति होती है जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताया गया, देखिए यहाँ कोई भी चित्र या कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कैसे आपको करना है, किसको पैर ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। ये यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई है। आप इसको होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, समझ-बूझ करके इन सब को कर सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। ये बात वात्सायन ने बहुत स्पष्ट कही है। और ये 23वां सूत्र है त्रयोविंशतितम सूत्र यानी 23वां सूत्र संस्कृत है अधोस्थित्या स्त्रिया समागमा यानी आधी उठी हुई स्त्री हो, आधा उसका शरीर का हिस्सा ऊपर उठा हो जमीन से, यानी आधा हिस्सा अलग झुका हो, आधा हिस्सा अलग झुका हो। यहाँ कोई स्पष्ट नहीं बताया गया है, लोग स्पष्ट इसका चित्र बना लिए हैं। और यहाँ वात्सायन ने कोई स्पष्ट नहीं कहा है, संस्कृत में केवल इशारा का किया है। आप सुविधा अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हिंदी अर्थ जब स्त्री आधी उठी हुई अवस्था में हो, शरीर का आधा हिस्सा उठा हो, आधा हिस्सा यानी दोनों में डायरेक्शन हो, 30 अंश का कोण हो, कैसे भी हो, ना पूरी लेटी हुई ना पूरी उठी हुई, आधी आधी लेटी आधी पूरी तरह बैठी, तब संयोग होता है। आधा बैठा हुआ हिस्सा, आधा उठा हुआ हिस्सा, इस तरह से संयोग होता है। और तो इस तरह से ये इशारा किया गया है 23वें सूत्र में। इसी तरह 24वां सूत्र क्या कहता है, चतुर्विंशतम सूत्र यानी 24वां सूत्र संस्कृत में क्या कहता है, उपवेष्ट्या पदोस पुरुषाम यानी उपवेष्ट्या पदयो पुरुषम। इसका हिंदी अर्थ है जब स्त्री अपने पैरों से पुरुष को कस के पकड़कर, इसमें क्या है, उपवेष्ट्या पदो यानी पैरों से ऊपर बैठ करके स्त्री अपने पैर से पुरुष को कसकर या शरीर से लपेट कर यानी पैर पे ज्यादा ताकत लगाने की बात इन्होंने कही है, पकड़ लें और उसी स्थिति में संयोग करे। तो ये हमारा हो गया 24वां, पैर से स्त्री को पुरुष को कस के पकड़ना है। तो ये हो गया। अगला है 25वां सूत्र पचविंशतितम सूत्र। संस्कृत में सूत्र है, संस्कृत क्या कहता है, विक्षिप्ता गणा स्त्रिय समागम
यानी विक्षिप्तता, यानी जब स्त्री अपने दोनों हाथों और पैरों को फैला दे, हाथों और पैरों को फैला दे, उस स्थिति में खुले भाव से समागम करे। यानी हाथ पैर फैला करके, यानी स्त्री पुरुष की तरह से एकदम खुल करके संयोग करे। शरीर की लंबाई, तो दोस्तों इस तरह से संयोग की बात की गई है। और थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। शरीर की लंबाई और अनुपात पर निर्भर करती है। अगर पुरुष की पुरुष स्त्री से लंबा हो तो क्या होगा? हर सूत्र के फायदे और नुकसान और कठिनाइयाँ अलग-अलग हो सकते हैं। यदि पुरुष लंबा हो तो क्या होगा? ये बात हम आगे समझते हैं। तो वात्स्यायन कहते हैं कि पुरुष जब लंबा होगा तो क्या होगा? लंबे पुरुष के लिए, ये जो 21वां सूत्र है, लंबे पुरुष के लिए यह पोज आरामदायक, क्योंकि नीचे रहता है, नीचे पुरुष रहता है, लंबा पुरुष है, स्त्री ऊपर से है, आरामदायक होता है। पुरुष लंबा है तो संतुलन ठीक रहता है। स्त्री आलिंगन में कसकर पकड़ सकती है, जिससे घनिष्ठता और गहराई बढ़ती है। नुकसान क्या है? अगर पुरुष बहुत लंबा है, भारी है, तो नीचे रहकर पुरुष सहयोग नहीं करेगा, गति पर नियंत्रण नहीं करना मुश्किल हो सकता है। और स्त्री के लिए ऊपर झुककर आलिंगन करने में ऊर्जा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी यदि पुरुष ज़्यादा मोटा वजना है तो पुरुष को आराम तो रहेगा, स्त्री को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अगला है, अगला क्या कहता है? फायदा नुकसान 22वें सूत्र में, लंबा पुरुष बैठकर सामने से स्त्री को आसानी से बाहों में ले लेता है। ये बैठने वाला आसन है। और भावनात्मक और नेत्र संपर्क अधिक होता है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ना आंखों से देखते हैं। लंबे धड़ वाला पुरुष, नुकसान क्या है? संतुलित अच्छी तरह बना सकता है। तो लंबे धड़ वाला इसका शरीर लंबा हो और ये संतुलन बना सकता है आराम से बैठे वाले पोजीशन पे। नुकसान, अगर पुरुष बहुत लंबा है, स्त्री छोटी हो तो ऊंचाई में अंतर होने से बैठ कर भी बैठ भी रह सकता है, बैठा ही रह सकता है, जिससे सहजता कम होगी। यदि लंबाई में सहजता कम होगी और पैर मोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा आप सुविधा अनुसार इसको समझ सकते हैं। और 23वां सूत्र क्या कहता है? फायदा, लंबा पुरुष है, अर्धो स्थिति, आधी उठी आधी लेटी हुई औरत के लिए। लंबा पुरुष आधा लेटी स्त्री पर बहुत आसानी से झुक सकता है, उससे थकान कम होगा। यदि स्त्री छोटी है और पुरुष लंबा है तो आराम से पुरुष कम थकेगा। इसलिए स्त्री के लिए आरामदायक और शरीर पूरी तरह से तनाव में नहीं आता है, अच्छा होता है। नुकसान, यदि पुरुष लंबा है, झुककर उसे ऊंचाई ऊंचाई एडजस्ट करनी पड़ती है, यानी पुरुष को थोड़ी परेशानी होगी। संतुलन सही न होने पर स्त्री का वजन बढ़ जाता है, तो पुरुष लंबा है कभी कभी। तो दोस्तों कुछ आसन लंबाई वजन बढ़ने से असुविधा हो सकती है। तो आसान कहते हैं, ये पोजीशनों को जबरदस्ती नहीं करना है। यदि आपका शरीर लचीला है और शरीर लचीला है और समझदारी है तो आप हर आसन का आनंद उठा सकते हैं। अगला है 24वां सूत्र, लंबे पुरुष के लिए आकर्षक है। ये क्या है? उपवेष्टता पदो, यानी पैर से पकड़ना है। लंबे पुरुष के लिए यह आकर्षक है क्योंकि स्त्री पैरों से कसकर पकड़ सकती है और नियंत्रण स्थापित कर सकती है। अधिक लंबाई होने पर पैर से पकड़ना मुश्किल होगा। तो इस तरह से सब आसनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया गया। 25 है, यदि लंबे पुरुष के लिए 25वां आसन है। लंबे पुरुष के आसन के लिए खुला आरामदायक होगा।
क्योंकि प्रवेश और गति अधिक नियंत्रित रहेगी। स्त्री को भी स्वतंत्रता रहती है, स्त्री को भी स्वतंत्रता रहती है क्योंकि पूरी बाहें फैलाई हुई हैं। नुकसान, लंबे पुरुष के लिए संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। तो लंबे पुरुष के लिए लंबाई ज़्यादा होने की वजह से संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से 21 सूत्र से 25 सूत्र ये बात बताया गया है। स्त्री छोटी हो तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? आलिंगन स्त्री पुरुष के बीच में स्त्री छोटी हो, छोटी स्त्री जब कस के पकड़ेगी आलिंगन कर सकती है। पुरुष नीचे रहता है, संभाल सकता है। स्त्री को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो स्त्री छोटी है तो ये स्त्री के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है, आराम से संभाल लेती है। नुकसान, यदि स्त्री बहुत छोटी हो तो आलिंगन करना कठिन होगा। तो लंबाई थोड़ा ठीक होना चाहिए। यहाँ जाने-अनजाने भाषाएँ नहीं कह रहे हैं। आमने-सामने बैठकर ऊँचाई में अंतर बहुत मायने नहीं रखता है। जब आमने-सामने बैठना हो तो ऊँचाई कोई बहुत मायने नहीं रखता है। ये वात्स्यायन कह रहे हैं। नुकसान, यदि पुरुष बहुत लंबा है तो उसका ऊपरी धड़ बड़ा होगा, जिससे स्त्री को ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर स्त्री को ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा शरीर बड़ा होने से। तो ये छोटी स्त्री के लिए नुकसान है। 23वां, छोटी स्त्री आधा उठकर आसानी से एडजस्ट कर सकती है। पुरुष झुककर दूरी कम कर सकता है, तो पुरुष को झुकना पड़ेगा दूरी कम करने के लिए। तो यहाँ पुरुष को थोड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा अगर ऊँचाई का अंतर बहुत है तो पुरुष को और नीचे झुकना पड़ता है, जिससे पीठ और गर्दन पर दबाव पड़ेगा। तो इस तरह से 24वां सूत्र कहता है, छोटी स्त्री अपने पैरों से पुरुष को कसकर लपेट सकती है। इसकी ऊँचाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 24वां सूत्र कहता है, स्त्री की ऊँचाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कसकर लपेट ले जाए। यदि पुरुष बहुत लंबा है, मोटा है तो लपेटना कठिन होगा। ये बात 24वां सूत्र बताता है। 25वां सूत्र क्या कहता है? स्त्री छोटी, हाथ-पैर फैलाकर पुरुष को अधिक स्वतंत्रता देती है। यदि हाथ-पैर फैलाकर स्त्री छोटी है तो पुरुष स्वतंत्रता अधिक होती है। लंबे पुरुष के लिए आसान है क्योंकि यह खुद गति और गहराई नियंत्रण कर सकता है। तो इसमें पुरुष, तो दोस्तों इन सब आसनों में खास बात ये बताया गया है कि स्त्री, ज़्यादातर स्त्रियों को यहाँ सहूलियत दिया गया है। स्त्री अपनी गति को ज़्यादा नियंत्रित करेगी क्योंकि स्त्री पैसिव होती है। जैसे एक बोतल का ढक्कन है, कवर है, यानी स्त्री का भूमिका इन सब आसनों में ज़्यादा है जाने-अनजाने में, क्योंकि प्राकृतिक रूप से स्त्री का जो अंग है, कोई सामान नहीं है। तो इस तरह से स्त्री की भूमिका बहुत ज़्यादा है। स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से ही काम की एक क्रिया पोजीशन को सही से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये 21वां सूत्र और भी क्या कहता है? पाँचों पोजीशन में शरीर की दृष्टि से देखना, यानी किस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, किस अंग पर कहाँ दबाव ज़्यादा पड़ता है। तो 21 से 25 के बीच में हम समझते हैं, यानी किस अंग पर ज़्यादा ताकत लगता है, किस अंग पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। आलिंगन वाले अवस्था में जब आलिंगन करके स्त्री संयोग करती है तो पीठ और कंधों पर, क्योंकि वज़न सहना पड़ता है, तो पीठ और कंधों पर ज़्यादा वज़न पड़ता है। स्त्री जांघ और हाथों पर हल्का दबाव, तो पुरुष पर पीठ और स्त्री को जांघ और हाथों पर ज़्यादा दबाव कस के पकड़ने के कारण होता है। और यहाँ 22वां सूत्र क्या कहता है, कहाँ दबाव अधिक होता है? इसमें जब दोनों बैठे होते हैं, दबाव रीढ़ की हड्डी और जाँघों, क्योंकि दोनों बैठे रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव होता है और जाँघों पर दबाव होता है। पुरुष घुटने और
जाँघों पर ज़्यादा दबाव महसूस करता है। पुरुष का दबाव घुटने पर और जाँघों पर ज़्यादा होता है, यानी पुरुष के पैरों पर ज़्यादा दबाव होता है, स्त्री के कूल्हे हाथ के कूल्हे और रीढ़ की हड्डी पर दबाव होता है। तो इस तरह से अलग-अलग आसनों में दबाव अलग-अलग होता है, आप समझ सकते हैं। इसमें दबाव सबसे कम होता है, मध्यम दबाव होता है 22वें सूत्र में। और 23वां सूत्र 23वें सूत्र में पेट और हाथों पर, स्त्री के पेट और हाथों पर ज़्यादा दबाव होता है, शरीर को सँभालना होता है। तो ये 23वें सूत्र में स्त्री को अपने पेट को टेढ़ा किया करना पड़ता है, जिससे स्त्री के शरीर पेट और हाथों पे हाथ पर ज़्यादा प्रेशर दबाव रहता है, क्योंकि आधा शरीर झुका हुआ हो हाथ पर, और पैर पेट पर ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि शरीर को सँभालना होता है, शरीर को सही रखना होता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से आसन है, कसरत है, और कसरत के साथ ये वात्स्यायन ने ये पोज़ीशन बताया कि एक साथ कसरत भी होगा, मांसपेशियाँ भी मज़बूत होंगी, मन को संतुष्टि भी मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और शरीर में ऊर्जा भी आएगी। जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, कोई जिम जॉइन करते हैं या योगासन करते हैं, उसमें शरीर में तनाव आता है, मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। तो दोस्तों, वात्स्यायन ने कहा कि अलग-अलग उम्र के लोग अलग-अलग आसनों को कर सकते हैं। ज़्यादातर 30 से कम उम्र के लोग सभी आसनों को कर सकते हैं, स्वस्थ हैं और कोई बीमारी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं, शरीर लचीला है, तो 30 के पहले सभी आसन कर सकते हैं। उम्र बढ़ने पर आसन कम कर सकते हैं, कम आसनों से भी काम चल सकता है, और शरीर मोटा-पतला है तो भी आसनों की संख्या घटेगी, और एक-दूसरे के सहयोग की अधिक आवश्यकता है। एक-दूसरे के सहयोग के बगैर इन आसनों को नहीं किया जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। समझना आसान है, फिर समझकर उसका प्रयोग करना वो भी आसान है, लेकिन सूझबूझ, गुस्से का भाव बिल्कुल नहीं, एकदम समझदारी का परिचय देना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, 24वाँ सूत्र क्या कहता है? 24वें सूत्र में है, पैर से कसकर स्त्री पकड़ती है। 24वें सूत्र में कसकर स्त्री पैर से पकड़ती है, इसलिए स्त्री के जाँघों और कूल्हे पर दबाव होगा, तो जो पैर है, पैर का दबाव ज़्यादा होगा और पैर में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पैर से कसना पड़ता है। स्त्री को पैर से पुरुष की कमर को कसना पड़ता है, और इसलिए पैर पे ज़्यादा दबाव होता है। पुरुष कमर और पीठ पर हल्का दबाव महसूस होता है, लेकिन स्त्री का सहारा मिलता है, तो उसी स्थान पर जहाँ पैर से कस करके स्त्री पकड़ेगी, वहाँ पुरुष को दबाव महसूस होगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सहयोग भी रहेगा उसका। तो इस तरह से 24वाँ सूत्र हुआ, और 25वाँ सूत्र क्या कहता है? तो आरन 24वाँ सूत्र बताता है कि आरामदायक पोज़ है, कोई कठिन नहीं है, अच्छा है, समय ज़्यादा लगा के इसको कर सकते हैं। जो पोज़ आरामदायक होता है, उसमें समय आराम से बढ़ाया जा सकता है। और 25वाँ सूत्र कहता है, जब स्त्री हाथ-पैर फैला करके संयोग करती है, स्त्री के कंधे और जाँघों पर खिंचाव होता है। तो जब हाथ-पैर फैला होता है, तो स्त्री के कंधे पर दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि कंधे से भार को सहना है, और दूसरा पैर के जाँघों पर दबाव होगा, क्योंकि पैर के जाँघ पर ही वज़न को सँभालना होगा, क्योंकि हाथ-पैर खुले रहते हैं, यहाँ दबाव ज़्यादा होगा। पुरुष के बाहों और पीठ, ये पुरुष पीठ पर दबाव महसूस करेगा, बाहों पर, क्योंकि बाँह को भी सँभालना होगा, क्योंकि संतुलन उसी पर रखना पड़ता है। ज़्यादा दबाव खुलेपन के कारण थकान जल्दी आता, तो ये ऊँचाई होती है, और स्त्री अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों पर दबाव रख कर के, तो इसमें थकान ज़्यादा लगता है। जो मेहनती युवा होगा, वही इन सब आसनों को कर सकेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझते जाएँगे। अगला है सूत्र 21 से 25। 21 से 25 में देखेंगे कि कौन से एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, किसमें 21 से 25 में हम जानते हैं कि किस
सूत्र में कौन ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, ये वात्स्यायन का जो प्रयोग है, बहुत गहरा प्रयोग है और इस प्रयोग के लिए स्वस्थ रहना, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सबका परिचय देता है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो इस सब क्रियाओं से आप बहुत दूर रहेंगे, आपको इन सब क्रियाओं को करना असंभव होगा। तो दोस्तों, वात्स्यायन स्त्री को ज़्यादा एक्टिव बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष को दोनों को एक्टिव होना है, लेकिन वात्स्यायन का जो सूत्र है, ये पोजीशन वाला सूत्र है। वात्स्यायन के और सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय संप्रयोगिक क्रियाकलाप, इसमें और सूत्र है जिस सूत्र में बताया गया है, फोर्थ प्ले के बारे में बताया गया है। ये सूत्र फोर्थ प्ले के आगे का सूत्र है। तो दोस्तों, वात्स्यायन का जो एक्सपेरिमेंट है, हम करेंगे बहुत संभल के, बहुत समझदारी से। तो दोस्तों, जो इंटरनेट पर वीडियो दिखाए जाते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो लोगों ने देखा होगा। तो उन वीडियो में जो दिखाया जाता है, वैसी कोई बात नहीं वात्स्यायन ने लिखी है। अक्सर वीडियो में स्त्रियों का अपमान दिखाया जाता है, पुरुष का वर्चस्व दिखाया जाता है और अप्राकृतिक ढंग से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, वात्स्यायन ने कहीं भी अप्राकृतिक ढंग से कुछ दिखाया नहीं है, बताया नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं वात्स्यायन के सूत्र को लेकर के लोगों ने इनके नाम से कामसूत्र को बदनाम किया है। तो दोस्तों, कामसूत्र केवल कामसूत्र किताब नहीं है, वात्स्यायन ने बहुत अच्छे से धर्म को भी समझाया है अपनी इस किताब में। ये तो छोटा-सा हिस्सा है, संप्रयोगिक अध्याय कामसूत्र का एक छोटा-सा हिस्सा है और इसमें किताब में बहुत सारी चीज़ें बहुत विस्तार से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से, तर्क से समझाई गई हैं। तो वात्स्यायन की किताब केवल कामसूत्र की किताब नहीं है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है और जो समय के हिसाब से कुछ ज्ञान गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन गलतियाँ बहुत कम नज़र आ रही हैं क्योंकि बहुत सावधानी से, बहुत समझदारी से वात्स्यायन ने जितना उनके पास नॉलेज था, उसी हिसाब से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और पता नहीं ये ग्रंथ स्त्री ने लिखा, पुरुष ने लिखा, पुरानी बात है। वात्स्यायन, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये ग्रंथ वात्स्यायन ने केवल लिखा होगा, स्त्रियों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा होगा, तभी इस ग्रंथ को वात्स्यायन लिख पाए होंगे क्योंकि दोनों को इन बातों को समझना है, दोनों से बातचीत करके इस ग्रंथ को लिखने में निश्चित ही वात्स्यायन ने बहुत सारी स्त्रियों से बात किया होगा, अपना अनुभव, स्त्रियों का अनुभव, सबका अनुभव साझा किया होगा, हज़ारों लोगों से, 500 लोगों से डिस्कस करके समझदारी के साथ इस बात को उन्होंने लिखा होगा। तो दोस्तों, अगला सूत्र क्या कहता है कि कौन अब हम जानेंगे कौन ज़्यादा एक्टिव रहता है, किस सूत्र में कौन ज़्यादा एक्टिव रहता है और कौन पैसिव रहता है, यानी कौन निष्क्रिय रहता है या कम सक्रिय रहता है। तो वात्स्यायन कहते हैं कि जो काम सूत्र है, काम की बात में है। शुरुआत में वात्स्यायन बताते हैं अपने दूसरे-दूसरे सूत्रों में संप्रयोगिक अध्याय, यानी ये जो है संप्रयोगिक अध्याय 2 में और दूसरे सूत्रों में वात्स्यायन बताते हैं कि जो ये काम सूत्र है, ये काम सूत्र के जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है हमें प्रयोग करना है, समझना है और इसमें बताया जा रहा है, आगे हम देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा एक्टिव है। यानी वात्स्यायन कहते हैं, ना बहुत संयोग के समय, ना बहुत तेज़ चलना है, घोड़े की तेज़ी से नहीं चलना है, ना चींटी की चाल से चलना है, मध्यम मध्यम दबाव, मध्यम खिंचाव, मध्यम चाल से हमको चलना होता है, तभी स्त्री-पुरुष में सामंजस्य होता है, किसी को कोई कष्ट पीड़ा नहीं होती है, तेज़ से भी नुकसान है, धीमा से भी नुकसान है, बहुत आराम से हमको चलना होता है और ये स्त्री-पुरुष से बात करके सामंजस्य स्थापित करके आप कर सकते हैं। तो वात्स्यायन कहते हैं कि कौन ज़्यादा सक्रिय रहता है इन आसनों में और इन आसनों को कौन सक्रिय स्त्री किस में सक्रिय रहती है ज़्यादा और पुरुष किस में ज़्यादा सक्रिय रहता है। हम 21 से लेकर के
ये 25 आसनों के बारे में जानेंगे। तो 21 आसन में बताते हैं कि संस्कृत में श्लोक है, इसको हम बार-बार नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत हमको ठीक से आती भी नहीं। तो अर्थ हिंदी अर्थ है स्त्री पुरुष को कसकर आलिंगन करती है। तो किसको सक्रिय रहता है? जब स्त्री पुरुष को कस के आलिंगन करती है, तो यहाँ स्त्री सक्रिय होती है, पुरुष निष्क्रिय होता है सहयोगी के रूप में। और 22वां सूत्र है उपविष्टया स्त्री, यानी जब दोनों बैठे होते हैं तो दोनों लगभग बराबर सक्रिय होते हैं। जब स्त्री और पुरुष बैठकर संयोग करते हैं तो इसमें दोनों बराबर एक्टिव होते हैं। पैसिव में कोई नहीं, दोनों संतुलन में, यहाँ दोनों एक्टिव होकर के क्रिया कर सकते हैं। अगला है गति नियंत्रित रख सकते हैं, दोनों दोनों बराबर से गति नियंत्रित कर सकते हैं। और अगला है 23वां सूत्र क्या कहता है? जब स्त्री आधी उठी हो, आधा हिस्सा ऊपर हो, आधा जमीन पे हो, तो इस अवस्था में समागम में क्या होगा? स्त्री ज़्यादा एक्टिव रहेगी, आधा हिस्सा उठा हुआ है तो भुजाओं पे ज़्यादा जोर रहेगा। और स्त्री को ज़्यादा एक्टिव होना है, पुरुष पैसिव रहेगा सहयोगी के रूप में। आधी उठी रहती स्त्री और गति गहराई नियंत्रण करती है, तो आधी उठी होती है, पुरुष पैसिव में रहता है और स्त्री अपनी गति को नियंत्रित अपने सुविधा अनुसार करती है। अगला है 24वां सूत्र, इसमें क्या होता है? स्त्री पुरुष को कमर पैरों से कस के पकड़ी होती है। इसमें स्त्री पुरुष की कमर को पैरों से कस के पकड़ी होती है और यहाँ स्त्री की भूमिका ज़्यादा है, उसी को ज़्यादा ताकत लगा कर के पैर से कस के पुरुष को पकड़ना है, तो यहाँ स्त्री एक्टिव रहती है, पुरुष पैसिव रहता है। तो दोस्तों कितनी बारीकी से बातें की गई है यहाँ, तो स्त्री को देख कर के और पुरुष को स्त्री देखकर। आज का समय तो बहुत खराब चल रहा है, कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों तक देखा जाएगा। स्त्री और पुरुष अ, इस तरह से इसका पुरुष एक्टिव कम होता है, स्त्री ज़्यादा एक्टिव होती है। और 25वें सूत्र में क्या कहता है? 25वां सूत्र, जब स्त्री दोनों हाथों और पैरों को फैला देती है, संयोग करती, तो फैला के संयोग करती है, तो नीचे हो या ऊपर, दोनों अवस्था में स्त्री ज़्यादा एक्टिव होती है। ये सूत्र है। इसी में आप देख सकते हैं 21, 22, 21, 23, 24, 25 में, यानी 4 सूत्रों में स्त्री एक्टिव है पैसिव में, और इन्हीं चारों सूत्रों में पुरुष पैसिव है और 22वें में बराबर की भूमिका निभाता है। तो आगे हम जानेंगे 21 से 25 तक क्रमवार वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान क्या कहता है, इसको भी हम समझेंगे। और तो दोस्तों ये वात्स्यायन के सभी सूत्र एक से बढ़कर एक हैं और काफ़ी मज़ेदार सूत्र हैं। आप समझिए, जानिए, इसमें काफ़ी गहराई छुपा हुआ है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है 21वें सूत्र में, हम बार-बार इसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे। आलिंगन और आलिंगन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो प्रेम और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। तो आलिंगन से ऑक्सीटोसिन बनता है, प्रेम और जुड़ाव की भावना बढ़ती है। स्त्री का कसकर पकड़ना पुरुष की गति को नियंत्रित करता है और यह दबाव और गहराई और वैज्ञानिक संतुलन बनाता है। जैविक दृष्टि से यह स्थिति गर्भधारण के लिए अनुकूल, क्योंकि शुक्राणु आसानी से गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? स्त्री को आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव होता है। इसमें स्त्री को आत्मविश्वास, सुरक्षा का अनुभव होता है। पुरुष को यह एहसास होता है कि स्त्री उसे पूरी तरह चाहती है। आत्मसंतोष और गहरी निकटता आती है। यह पोज भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। और 22वां सूत्र क्या कहता है? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दोनों का ऊर्जा बराबर खर्च होता है बैठे वाले पोजीशन में। बैठकर आमने-सामने होने पर रीढ़ की हड्डी और कमर पर दबाव ज़्यादा होता है स्त्री के।
नेत्र संपर्क और हृदय की गति नियंत्रण होती है। और नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स मिररिंग सक्रिय होते हैं, यानी मिरर होता है, आँख से देखने की वजह से प्रेम बढ़ता है, मिररिंग होती है। मनोवैज्ञानिक यह स्थिति बराबरी और साझेदारी का प्रतीक है। स्त्री और पुरुष दोनों को मानसिक रूप से बराबर महसूस होता है। किसी एक पर दबदबा नहीं होता है, बराबर का हो संदेश होता है। प्रेम और संवाद, तो प्रेम भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और चुंबन, आलिंगन आराम से इस आसन में कर सकते हैं। अनुभव गहरा होता है। और 23वां सूत्र क्या कहता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? स्त्री की रीढ़ और पेट की मांसपेशियां ज्यादा सक्रिय होती है। जब स्त्री आधा झुकी, आधा उठी हुई होती है, तो पेट पर और रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा दबाव होता है। यह पेज गति और कोण बदलने में सहायक है, जिससे ये हम कोण बदलते हैं और अलग-अलग आसन करते हैं। जी स्पोर्ट जी स्पोर्ट यानी ग्रीवा कर्वेक्स पर अलग प्रकार का दबाव पड़ता है, तो ये पेट पर और अलग-अलग हिस्से का एक्सरसाइज हो जाता है। ज़्यादा दबाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी और पेट पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो रीढ़ की हड्डी और पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। ऊर्जा खर्च स्त्री का अधिक होता है, इसमें स्त्री को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, स्त्री की ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री को सक्रिय और नियंत्रक होने का अनुभव होता है, तो स्त्री सक्रिय होती है। पुरुष को स्त्री की सक्रियता देखकर मानसिक आनंद और उत्साह मिलता है। दोनों के बीच खेल भाव और उत्सव बढ़ती है उत्सुकता बढ़ती है, तो दोनों में खेल भाव होता है और दोनों की उत्सुकता बढ़ती है। 24वां सूत्र क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री के पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, क्योंकि पैर पे ज़्यादा वजन होता है। और हाथ हाथ पर भी रक्त संचार और मांसपेशियां की ताकत बढ़ती, तो इसमें स्त्री को ज़्यादा सक्रिय होना है, ताकत ज़्यादा लगाना है। यह स्थिति पुरुष और स्त्री दोनों के लिए शारीरिक संतुलन और स्थिरता देता है। मनोवैज्ञानिक स्त्री को सुरक्षा और नियंत्रण का अनुभव होता है। पुरुष को स्त्री मुझे छोड़ना नहीं चाहती का भाव मिलता है। आत्मविश्वास और सुख बढ़ता है। यह स्थिति आसक्ति और अधिकार यानी पैसिवनेस की भावना भी ला सकती है, तो इसमें इस पैसिवनेस की भावना ला सकती है। अगला है 25वां सूत्र। यह स्थिति स्त्रियों के लिए सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला होता है। शरीर खुला और लचीला रहना पड़ता है। पुरुष को प्रवेश और गति अधिक स्वतंत्रता मिलती है। शरीर खुले में स्त्री की श्वसन क्रिया गहरी होती है, जिससे आनंद बढ़ता है। तो मनोवैज्ञानिक पूर्ण समर्पण और तो इस तरह से पूर्ण समर्पण की भावना स्त्री को विश्वास दिखाना पड़ता है। मानसिक रूप से यह मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, यह संदेश है। पुरुष को शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, तो 1 से लेकर के 21, 23, 24, 25 सब में स्त्रियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और पुरुष कम सक्रिय रहता है, केवल 22वें में बराबर सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वात्सायन के सभी सूत्र हैं और वात्सायन ने सभी सूत्रों में बताने का प्रयास किया है कि स्त्री और पुरुष के सामंजस्य से इन सब क्रियाओं को कर सकते हैं। वात्सायन कहते हैं कि लिंग की साइज़ छोटी हो, बड़ी हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि साइज़ छोटी है, बड़ी है, तो उसको अलग-अलग आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी आसन में लिंग का स्त्री-पुरुष दोनों के ज़्यादा हिस्सा स्पर्श करता है, संसर्ग में रहता है और किसी पोजीशन में कम रहता है। तो इस तरह से
और वात्सायन कहते हैं कि स्त्री-पुरुष का जो सेंसेशन होता है, शुरुआत अंग के लिंग या यौन की शुरुआत के कुछ हिस्सों में यानी 1 से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जिधर अंदर की तरफ सेंसेशन घटता जाता है, चाहे पुरुष का हो, स्त्री का हो, सेंसेशन ऊपर के हिस्से में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से लिंग की साइज़, यौन की साइज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समाज में ये गलत विचारधारा फैली रहती है कि बड़ा लिंग, छोटा लिंग, इससे यौन क्रिया में कोई असर पड़ता है। तो वात्स्यायन का कहना है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, हल्का-फुल्का असर पड़ सकता है, लेकिन जीवन में यदि प्रेम हो, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने वात्स्यायन के सूत्रों का लाइव वीडियो देख रहे हैं। आगे आपको 26 से लेकर 30 सूत्र का वीडियो देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लाइव वीडियो में। नमस्ते, बाय-बाय, टाटा।